नमस्कार क्लास। मैं दुर्गेश कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। हम आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर में अब तक हम आप स्टडी कर चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है। साथ ही साथ हम आप रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार भी देख चुके हैं, जिनमें आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: विस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। 3 प्रकार की अभिक्रियाएं आपको देखने को मिली। इसके बाद हमने ऊष्मा के आधार पर रासायनिक समीकरण देखा, तो ऊष्मा के आधार पर रासायनिक समीकरण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। आज हम आप देख लेते हैं कि दिशा के आधार पर रासायनिक समीकरण, और उसके बाद क्या देखते हैं कि दिशा के अलावा इसके आधार पर रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। चलिए, तो सबसे पहले हम आप देख लेते हैं दिशा के आधार पे, या उसी को हम आप कर देते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया या उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी हमारी आ जाएंगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इररिवर्सिबल रिएक्शन क्या कह देंगे इनको? इररिवर्सिबल रिएक्शन कह देंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कह देंगे। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कौन सी होंगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें रासायनिक क्रियाएं केवल एक ही दिशा में चलती हैं और अभिकारक से उत्पाद बनाती हैं, किंतु कभी भी उन उत्पादों से पुनः अभिकारक प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में चलती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे अम्ल क्षार अभिक्रिया, अम्ल और क्षार अभिक्रिया। अम्ल क्षार अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिल जाएगा? लवण और जल मिल जाएगा। लवण और जल मिल जाएगा। तो इसको हम क्या कह देंगे? अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं, इनकी विशेषता समझिए कि ये एक दिशिक होती है। कैसी होती है? एक दिशिक, हमेशा अभिकारक से उत्पाद की ओर चलती है। एक दिशिक होती है। कैसी होती है? एक दिशिक। और दूसरा इनका होता है, ये उत्पाद के साथ इनमें साम्यावस्था नहीं होती है। इनमें साम्यावस्था नहीं होती है। नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हम कार्बन को जला दें तो कार्बन आधा जले, CO2 बना ले, और आधा आपका उसी तरीके से बचा रह जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? साम्यावस्था नहीं होती है। साम्यावस्था क्या है? जैसे मान लीजिए कि हम 2 गिलास ले लेते हैं, 2 बॉटल इसी तरीके कैसे ले लेते हैं, 2 बॉटल ले लेते हैं, दोनों बॉटल, एक बॉटल को यहां तक भर देते हैं एकदम ऊपर तक, और दूसरे को खाली छोड़ देते हैं। तो इसमें नीचे से छेद करके तो पाइप लगा देते हैं। तो होगा ये भैया कि इसमें से पानी ट्रांसफर होकर दूसरे वाले में चला जाएगा। तो दूसरे वाले में जब चला जाएगा तो तब तक पानी इस बॉटल से दूसरे में ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक कि ये बॉटल हमारा आधा नहीं हो जाता। यानी कि आधा कहने का मतलब जब तक दोनों बॉटल का लेवल जो है पानी का सेम नहीं हो जाता। जैसे ही दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा, दोनों में जल की मात्रा बराबर हो जाएगी, तो जल का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से हमारा इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि इधर अभिकारक हमारे समाप्त हो जाए और उधर उत्पाद हमारे जो है। इसमें क्या होगा? सीधे सीधे अभिकारक क्रिया करेंगे, उत्पाद का निर्माण कर देंगे, और दोनों ये समाप्त होता जाएगा और ये लगातार बनता जाएगा। ये जैसे समाप्त हो जाएगा, रिएक्शन आपका रुक जाएगा। लेकिन इसी से जस्ट अपोजिट होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जस्ट इसका उल्टा कौन सा होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया।
तो इनके बारे में हम आप कहेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो अग्रदिशिक एवं पश्च दिशिक दोनों होती हैं, अर्थात प्रारंभ में तो इनमें क्या होता है, अभिकारक से उत्पाद बनते हैं, लेकिन जब कुछ उत्पादों की मात्रा बन जाती है, कुछ उत्पाद हमारे निर्मित हो जाते हैं, तब उत्पाद पुनः रिएक्ट करके क्या बनाने लगते हैं, पुनः से अभिकारक बनाने लगते हैं। तो उसको हम क्या कर देते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कर देंगे। जैसे देखिए कि हमारा हो गया क्या, CH3COOH, इसकी वियोजन अभिक्रिया आप देखिए एसिटिक एसिड की, तो ये वियोजन करता है, तो ये एसीटेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में वियोजित हो जाता है। एसीटेट आयन निगेटिव होता है और हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव होता है। लेकिन जब थोड़ी देर तक ये आपका रिएक्शन चलेगा, रिएक्शन लगातार हमेशा चलता रहेगा, लेकिन रिएक्शन थोड़ी देर जब हो जाएगा, इन दोनों की कुछ मात्रा बन जाएगी, तो जब इसका कंसंट्रेशन और इनका कंसंट्रेशन, उत्पाद का कंसंट्रेशन अभिकारक के कंसंट्रेशन के सांद्रता के बराबर हो जाएगा, तो ये रिएक्शन फिर हमारा दोनों दिशाओं में चलने लगेगा। फिर जैसे ही एक अणु यहां से टूट करके इधर इनका निर्माण करेगा, तुरंत इन दोनों का एक एक अणु मिल करके इसका निर्माण कर देगा। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कह देंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कह देंगे। तो परिभाषित कैसे करेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो अग्रदिशिक एवं पश्च दिशिक दोनों होती हैं, क्या कहलाती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इनमें साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। क्या होता है, इनमें साम्यावस्था स्थापित होती है, साम्यावस्था स्थापित होती है। और क्या होता है भाई, ये अग्रदिशिक एवं पश्च दिशिक दोनों होती हैं। अग्र दिशिक व पश्च दिशिक दोनों होती हैं। अग्रदिशिक व पश्च दिशिक दोनों होते हैं। इनमें अभिकारक और उत्पाद के मध्य साम्यावस्था स्थापित होती है। ठीक, लेकिन अगर हम कोई ऐसा मेथड लगाएं कि हम इसको क्या करें, जैसे देखिए इनमें से दो उत्पाद हमारे बन रहे हैं, तो एक को कम करते जाएं, तो क्या ये पुनः चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। इसको हम मान लीजिए निकाल लेते हैं, जो यहाँ पे H+ आयन है, कोई ना कोई मेथड लगा करके हम इसको हटा लेते हैं। तो जब हटा लेंगे इसको, तो पुनः से इसका निर्माण नहीं हो पाएगा, यानी कि हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया या अपोपचय अभिक्रिया भी उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपोपचय अभिक्रिया। अंग्रेजी में कहेंगे तो क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। समझिए बात को, रेडॉक्स, ये जो शब्द रेडॉक्स है हमारा, ये दो शब्दों से मिला है। रेडॉक्स जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो इसमें है रिडक्शन, क्या है, रिडक्शन, और दूसरा है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को हम आप हिंदी में कहते हैं अपचयन। क्या कह देते हैं, अपचयन। इसको कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन कहेंगे या फिर क्या कह देंगे, ऑक्सीकरण कह देंगे, चाहे हम इसको उपचयन कहें या फिर ऑक्सीकरण कहें। तो अब एक एक कौन समझ लेते हैं, एक को समझ लेते हैं, दूसरा हमारा अपोजिट हो जाएगा जस्ट उसका। ऑक्सीकरण क्या है इसको समझिए। जैसे किसी परमाणु में ऑक्सीजन का योग, किसका, ऑक्सीजन का, O2, किसी परमाणु के साथ ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का त्याग, किसका त्याग, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का त्याग। अगर किसी कोई यौगिक है उसमें से हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है, तब भी वो परमाणु क्या, वो यौगिक हमारा क्या हो जाएगा, आयन ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का त्याग, तो परिभाषित कैसे करेंगे,
कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी परमाणु के साथ ऑक्सीजन का योग होता है या फिर हाइड्रोजन का त्याग होता है, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कह देते हैं। या फिर इसमें अब देखेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। हम आप पहले ऑक्सीडेशन को समझ लेते हैं अच्छे से, रिडक्शन उसका क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। या फिर जो आधुनिक परिभाषा के अनुसार है उसमें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, या इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का त्याग तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहां आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है। जैसे देखिए कोई यौगिक होता है या कोई परमाणु होता है तो उस पर कोई न कोई आवेश लगा होता है, और जो उस पे आवेश लगा होता है उसी आवेश को हम उसकी क्या कह देते हैं? ऑक्सीकरण संख्या कह देते हैं। उसी आवेश को हम क्या कह देंगे? ऑक्सीकरण संख्या। तो किसी भी परमाणु पे जितना चार्ज लगा होगा, जो आवेश लगा होगा, चाहे वो धन आवेश होगा या फिर ऋण आवेश होगा, उसी को हम उसका क्या बोल देंगे? ऑक्सीकरण संख्या कह देंगे। अगर इसमें जैसे मान लीजिए कि Na प्लस लगा है, Na के ऊपर क्या लगा है? प्लस, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। उसी तरीके से Cl माइनस लगा हुआ है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। यस पे जो है -2 लगा दीजिए, तो इसको इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। तो ये जो चार्ज लगा हुआ है इसी को हम क्या कह देंगे? ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि हो रही है तब भी ऑक्सीकरण है, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है तब भी ऑक्सीकरण है, वो परमाणु हमारा क्या निकाल दे रहा है? हाइड्रोजन निकाल दे रहा है तब भी ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ रहा है तब भी क्या है? ऑक्सीकरण है। अब अपचयन क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या है? ऑक्सीजन का योग, तो इसमें क्या हो जाएगा भैया? ऑक्सीजन का त्याग, ऑक्सीजन का त्याग। ऑक्सीजन कहीं से निकल जाए तो ऑक्सीजन का त्याग, और वहां पे हाइड्रोजन का क्या है? त्याग है, तो यहां क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का योग हो जाएगा, हाइड्रोजन का योग। इसमें देखिए क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, तो इसमें क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। यहां पे क्या है? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देंगे? रिडक्शन हो जाएगा। तो सभी की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में हमारा किसी परमाणु का क्या होगा? रिडक्शन होगा, और किसी दूसरे परमाणु का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, हम उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं, समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। नोट कर लीजिए आप इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए जल्दी से, टाइम ना वेस्ट करें, ताकि आपका टाइम बच जाए, बाद में अपना नोट्स वगैरह में बनाते रहिएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन में बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो जैसे देखिए सोडियम है, सोडियम क्या करता है? सोडियम प्लस बना लेता है, कब? जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0, और यहाँ पे क्या हो गया? +1। अब 0 से +1 बड़ा है तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई है? वृद्धि। और वैसे भी देखिए तो एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? निकाल दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, और रिडक्शन का देखेंगे तो जैसे देखिए Cl2 है, Cl2, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो अभी इस पे चार्ज कितना है? 0, और
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लिया 2Cl माइनस। अब देखिए यहाँ पे 0 था, यहाँ पे -1 है, तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई है 0 से -1 नीचे होता है तो कमी हुई है। अब जब कमी हुई है भैया तो इसको हम क्या कह देंगे रिडक्शन कह देंगे। क्या कह देंगे रिडक्शन कह देंगे। तो क्या इनको सॉरी, अब इस दोनों अभिक्रिया को हम ऐसे अलग अलग इनको छोड़ सकते हैं, अलग अलग नहीं छोड़ सकते। तो हम इनको अगर मिला करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2Na प्लस Cl2 बन जाएगा क्या 2NaCl। अब इस अभिक्रिया में सोडियम का क्या हुआ है ऑक्सीकरण हुआ है, क्लोरीन का क्या हुआ है अपचयन हुआ है। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। और समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं सब की सब क्या होंगी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इस चैप्टर में हमको केवल 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं। एक है हमारा संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। क्या होती है ये इनको देख लेते हैं। संक्षारण इरोजन, सबसे पहला सॉरी कोरोजन, क्या कहेंगे इसको कोरोजन। संक्षारण संक्षारण कोरोजन। कोरोजन संक्षारण क्या है देखिए संक्षारण ज्यादातर धातुओं का होता है। संक्षारण जो होता है आप देखे होंगे कि बहुत सी धातु जैसे आप अपनी लाइफ में कोई गोदाम वगैरह देखे होंगे, देखिए घर वर के दरवाजे जो है एकदम लोहे के भले लगे रहते हैं लेकिन उनकी पेंटिंग वगैरह की जाती है तो बहुत ज्यादा उनमें जंग नहीं लगता है। लेकिन आप जो सरकारी बिल्डिंग कोई बनी हो उसका देखिए ना तो उसमें दरवाजे वरवाजे बहुत ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जब बरसात होती है तो बरसात में कुछ ना कुछ नमी उस लोहे पर उस दरवाजे पर आपकी चिपक जाती है। तो नमी के कारण से क्या होता है कि ये परमाणु धातु के जो परमाणु हैं ये इलेक्ट्रॉन त्यागने का इनका नेचर ही होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना लेते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को जब इनके संपर्क में ऑक्सीजन आती है तो उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगी तो वो भी आयन में बदल जाएगी और दोनों आयनों के बीच क्या होगा रिएक्शन हो जाएगा। तो दोनों के दोनों मिलकर के ऑक्साइड बना लेंगे तो लोहे का ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसी चीज को हम क्या कह देते हैं संक्षारण। तो संक्षारण को डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं भैया नमी की उपस्थिति में किसी धातु द्वारा नमी की उपस्थिति में किसी धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया कर लेना। इलेक्ट्रॉन त्याग कर वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया कोरोजन या संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहा है हमारा आयरन, आयरन जो है नमी की उपस्थिति में जैसे ही इसको पानी मिलेगा नमी की उपस्थिति में क्या करेगा ये Fe+3 बना लेगा और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब इन इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन परमाणु ग्रहण कर लेगा। इनको क्या करेगा ऑक्सीजन परमाणु ग्रहण कर लेगा। जब इनको ग्रहण कर लेगा तो वो क्या बना लेगा भाई 6O-2 बना सॉरी 6 नहीं लगाते हैं और ज्यादा लगेगा आपका। यहाँ पे अगर 3 लगा दिए हैं तो 12 लगेगा 12 इलेक्ट्रॉन्स तो 6O-2 बना लेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं समीकरण संतुलित करने के लिए भी क्या करें 4 से गुणा कर लें। अब 4 3 12 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उन्हीं 12 इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण कर ले रहा है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भैया ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लोहे का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसका क्या हो जा रहा है रिडक्शन हो जा रहा है यानी कि अपचयन हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में
ऑक्सीजन, ये भी देखिए आयन बन गया और ये भी क्या बन गया, आयन बन गया। अब दोनों आयन एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो क्या बना लेंगे, दोनों जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो वो बना लेंगे भैया फेरिक ऑक्साइड 2Fe2O3। क्या बना लेंगे, फेरिक ऑक्साइड बना लेंगे। तो इसी को हम आप लोहे की जंग कहते हैं। किस रंग की होगी ये, लाल भूरे रंग की, लाल भूरे रंग, भूरे रंग की। किस रंग की होगी, लाल भूरे रंग की। तो वही कहा जाता है कि जब कोई धातु नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बना लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं, धातु का संक्षारण कह देते हैं। और ज्यादातर आप सरल तरीके से किसको देख पाएंगे, लोहे में जंग लगने को बिल्कुल आसानी से देख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चैप्टर का लास्ट पॉइंट हमारा है विकृत गंधिता। चैप्टर का लास्ट पॉइंट क्या है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है, अब देखिए एक मिनट भाई, संक्षारण से बचने के उपाय समझ लीजिए। कैसे कैसे बचाया जा सकता है। एक तो पेंट करके बचाया जा सकता है। लोहे का दरवाजा वगैरह अगर होता है तो उसको क्या कर दें, पेंट कर दें, बढ़िया से हो जाएगा। उस पे एल्यूमिनियम की परत चढ़ा दी जाए तब भी उस पर क्या होगा, उसका संक्षारण नहीं होगा, तब भी उसका संक्षारण नहीं होना है। ठीक है, उस पे ग्रीस लगा दिया जाए, तेल लगा दिया जाए, यानी ऐसा कुछ कर दिया जाए कि उसका इलेक्ट्रॉन जो वो त्यागने का नेचर है, इलेक्ट्रॉन त्यागे लेकिन वो सीधे वायु के संपर्क में ना आए। और अगर वो वायु के संपर्क में नहीं आता है तब क्या होगा, वो संक्षारित नहीं होगा। तो कुछ आपके उपाय हैं, देखिए जिंक का लेप चढ़ा देते हैं तो उसको हम आप कहते हैं यशद लेपन। किसी भी धातु के ऊपर, अधिक सक्रिय धातु पर जिंक की परत चढ़ा करके संक्षारण से बचाने की क्रिया यशद लेपन कहलाती है। क्या कहलाती है, यशद लेपन कहलाती है। याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछ लेता है कि यशद लेपन क्या होता है। तो जानते रहिए कि जिंक की परत, किसी भी धातु पर जिंक की परत संक्षारण से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ा देने की प्रक्रिया यशद लेपन कहलाती है। और अब देख लेते हैं चैप्टर का लास्ट पॉइंट जो कि हमारा क्या है भाई, विकृत गंधिता। आखिरी पॉइंट क्या है चैप्टर का, विकृत गंधिता। ये क्या होता है, देखिए कभी कभी आप देखे होंगे जो हमारे तैलीय पदार्थ होते हैं जिनको बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अचार हो जाता है ना, मुरब्बा हो जाता है। तो ऐसी चीजों को अगर हम खुला रख देते हैं और उनमें थोड़ी सी नमी चली जाती है तो कुछ दिन बाद जो है अजीब सी उनमें से गंध आने लगती है, एक बैड स्मेल आने लगती है। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, विकृत गंधिता कह देते हैं। क्या कह देंगे, विकृत गंधिता कह देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वसा युक्त पदार्थों का ऑक्सीकृत हो जाना, वसा युक्त पदार्थों का ऑक्सीकृत हो जाना या ऑक्सीकरण हो जाना, वसा युक्त पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। वसा युक्त पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। इसीलिए देखिए जो आपकी चिप्स वगैरह आती है ना, तो उसके पैकेट में एक विशेष प्रकार की गैस, आपकी नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। तो नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन से भारी होती है, इसीलिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन को हटा नहीं पाती और पैकेट के अंदर रख दिया जाता है, क्योंकि उनमें थोड़ी बहुत तेल मसाले का यूज किया जाता है। तो वो क्या करेंगे, अपना जो है ऑक्सीजन ग्रहण करके ऑक्सीकृत हो जाएंगे और तेल जब ऑक्सीकृत हो जाएगा तो क्या करेगा, बदबू उत्पन्न करने लगेगा, अजीब तरह की बैड स्मेल आने लगेगी, फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ज्यादातर खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए जो आपके ज्यादा समय तक उनको चलाना है तो क्या करते हैं, उनको ऐसे पैकेट में भरते हैं और पैकेट में भरने के बाद उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। विकृत गंधिता क्या है, वसायुक्त पदार्थों का विकृत गंधिता, वसायुक्त पदार्थों का जो है वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाने की प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। या वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थों का वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाने की प्रक्रिया जिसमें
पदार्थ से विशेष प्रकार की अरुचिकर गंध उत्पन्न होने लगती है, विकृत गंधिता कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको चैप्टर वीडियो पसंद आया हो चैप्टर का, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज बढ़ाइए, आवर्स बढ़ाइए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, ताकि मैं उस कैटेगरी में आ सकूं कि आपको लाइव क्लासेस दे सकूं। धन्यवाद।